अस्सलामु अलैकुम। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल गुजराती माध्यम विषय हिंदी। आज हम कक्षा 9 में इकाई 12 रानी पढ़ने वाले हैं। लेखिका महादेवी वर्मा, जिनका जन्म सन 1907 ईस्वी, निधन सन 1983 ईस्वी। साहित्य प्रकार रेखाचित्र। सबसे पहले रेखाचित्र किसे कहते हैं? हिंदी साहित्य में रेखाचित्र की भी अपनी एक विशेषता है। रेखाचित्र का अर्थ है, रेखाचित्र शब्द अंग्रेजी के स्टेज शब्द का हिंदी रूपांतर है। जैसे स्टेज में रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, ठीक वैसे ही शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके समग्र रूप में पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। रेखाचित्र गद्य की एक विधा है, जिसके माध्यम से शाब्दिक रेखाओं के द्वारा विचारों, भावों और विषय वस्तु का सप्राण और सजीव व मूर्त चित्र का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। रेखाचित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। यहाँ पर हमने रेखाचित्र की विशेषता के बारे में जाना। रेखाचित्र किसे कहते हैं? अंग्रेजी स्टेज शब्द का हिंदी रूपांतर है। स्टेज में रेखाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र प्रस्तुत करते हैं। ठीक वैसे ही शब्द की रेखाओं के माध्यम से यहाँ पर हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समग्र रूप में पाठकों के सम्मुख यानी पाठकों के आगे प्रस्तुत किया जाता है। रेखाचित्र को शब्द चित्र भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा के बारे में अगर हम जाने तो महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से अत्यंत प्रेम था। इनके लिए महादेवी वात्सल्य, ममता और प्यार की देवी थी। महादेवी का ये पशु प्रेम उनकी कहानियों में झलकता है। उनकी गौरा गाय की कहानी हम सब ने पढ़ी होगी। सन 1942 में प्रकाशित उनकी त्रुटि श्रृंखला की कड़िया सही अर्थों में स्त्री विमर्श की प्रस्तावना है, जिसमें तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में नारी की दशा, दिशा एवं संघर्षों पर महादेवी ने अपनी लेखनी चलाई है। इसमें ऐसे निबंध संकलित किए गए हैं जिनमें भारतीय नारी की विषम परिस्थिति को अनेक दृष्टिबिंदुओं से देखने का। श्रृंखला की कड़िया सही अर्थों में स्त्री विमर्श की प्रस्तावना है। तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में नारी की जो दशा है, दिशा है एवं नारियों का जो संघर्ष है, उन पर महादेवी ने अपनी लेखनी चलाई है। भाषा शैली। महादेवी जी की काव्य भाषा अत्यंत मसर्थ एवं सशक्त है। संस्कृत निष्ठता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। इनकी रचनाओं में उर्दू और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी इनकी रचनाओं में हुआ है, जिससे इनकी भाषा में लोक जीवन की जीवंतता का समावेश हो गया है। उनका बाल विवाह हुआ, परंतु उन्होंने अविवाहित की भांति जीवन व्यापन किया। प्रतिभावान कवियत्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी थी। उन्हें हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। यहाँ पर इनका चित्र दिया गया है।
किताब में मेरे साथ पढ़िए इकाई 12 रानी, पेज नंबर 49, महादेवी वर्मा। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दूध की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंपावर्षण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। अनुकंपावर्षण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। हिंदी साहित्य में मीरा के नाम से उन्हें जाना जाता है। वह आधुनिक युग की मीरा कही जाती है। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवियत्री के रूप में पहचानी गई। हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद जी, पंत जी और महादेवी निराला जी। इनमें अगर हम प्रसाद जी के साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें सदैव इतिहास का बोध का पता चलता है। उनके साहित्य में हमें इतिहास के बारे में ही काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। पंत के साहित्य में हमें प्रकृति की शोभा अवश्य दिखाई देगी। कांत पदावली के रचनाकार, निराला अपनी ओजस्विता एवं रौद्रता के लिए और महादेवी को धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवियत्री के रूप में पहचाने गई। फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। विदुषी पुरुष के लिए हम विद्वान कहते हैं तो स्त्री के लिए हम विदुषी शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रगल्भा यानी प्रतिभाशाली। उन्होंने विदुषी और प्रतिभाशाली नारी के रूप में समग्र जीवन जिया। मुख्यतया महादेवी कवियत्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, शौच्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निक्की और रोजी के साथ आई है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। हिंदी साहित्य में रेखा चित्र की यही विशेषता है कि हम रेखा चित्र को पढ़ते हैं तो जैसे वह सभी पात्र हमारे सामने उभर कर आ जाते हैं। पशु पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से गहरा लगाव था। उन्होंने उनसे संबंधित बड़े दिलचस्प और मार्मिक संस्मरण लिखे हैं। प्रस्तुत संस्मरण एक घोड़ी का है। उसका नाम रानी था। लेखिका को बचपन में उससे बहुत प्यार था। लेखिका रानी के साथ निक्की, जो एक नेवले का नाम है, और रोजी, जो कुतिया का नाम था, को भी नहीं भूली। महादेवी जी की सहृदयता पाठक का दिल छू लेती है। यहाँ पर इस पाठ का सारांश अगर हम देखें, इस इकाई को पढ़ने के पहले इसका उद्देश्य अगर हम जानें, भावी पीढ़ी को पशुओं के प्रति दया भाव रखने को प्रेरित करना, उनमें जागरूकता पैदा करना है।
पशु पक्षियों का साहचर्य प्राप्त करना हमारी देश की परंपरा कहा जाता है और हमारे देश की परंपरा का अटूट हिस्सा रहा है। पक्षियों को दाना चुगाना, बंदरों को फल एवं चना खिलाना, चींटियों को आटा डालना, मछलियों को भोजन कराना, तो यहाँ पर यह सभी चीज़ें धीरे धीरे एक रोमांच जो होता है हमारे अंदर प्यार में परिवर्तन होकर हमें आनंद देता है। एक नन्हे जानवर को पालना भी कम रोमांचक नहीं होता। पालतू जानवर अच्छे मित्र और सहायक होते हैं, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा होते हैं। यही बात हमें इस इकाई के द्वारा बताई गई है। भावी पीढ़ी पशु पक्षियों से प्रेम रखे। चलो पढ़ते हैं इकाई 12। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चे को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था पर घूमते देखते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। इन्हें गधों पर बैठाकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि उन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। रियासत यानी अमीरी, आधिक्य यानी अधिकता। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था यानी अधिकता थी। अमीरी है, इंदौर में ज़्यादातर अमीर लोगों का बोलबाला है, वहाँ पर हमें अमीरी ज़्यादा दिखाई देती है, इसलिए घोड़ों और सवारों का आधिक्य था, अधिकता। इंदौर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक नगर है। जनसंख्या की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। यह मध्य प्रदेश में सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर भी है। यह भारत में टियर 2 शहरों के अंतर्गत आता है और स्वच्छता में वह पहला नंबर प्राप्त कर चुका है। तो ऐसे इंदौर में रियासत होने के कारण घोड़े और सवारों का आधिक्य था, अधिकता थी। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों पर घूमते देखते थे। तो जब लेखिका और सभी बच्चे अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टू और सफ़ेद गधों पर बैठते देखते, जिसकी जाति के संबंध में रामा कौन था? उनके घर का नौकर था जो सभी पशुओं की देखभाल करता था। ज्ञानवर्धन यानी ज्ञान बढ़ाना, जानकारी देना। तो रामा ने जानकारी दी थी। रामा की कहानियों में तो राजा जब अपराधी को दंड देता था, देश से निकाल देता था, तो गधे पर चढ़ाकर देश से निकालता था। लेकिन इन्हीं गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर हम देखते कि अंग्रेजों के जो बच्चे थे वह बड़ी ही प्रसन्नता से गधों पर बैठकर सवारी करते थे। तो विश्वास भी नहीं होता था कि इन्हें दंड मिला है, क्योंकि रामा की कहानियाँ सुनते थे तो वह यही बताता था कि कभी कोई राजा किसी अपराधी को दंड देता तो गधे पर बैठाकर उसे देश से निकाल देता था। विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, समाधान यानी हल निकालना। कि हम जब रामा से पूछते, हमें बड़ी ही जिज्ञासा होती कि जब दंड मिला है तो इतनी प्रसन्नता से कैसे ये लोग सफ़ेद गधों पर बैठकर सवारी का मज़ा लेते हैं। तो वह हमें उत्तर देता कि विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है। विलायत यानी इंग्लैंड, क्योंकि वहाँ वाहन नहीं है। यह वाहन नहीं है क्योंकि इंग्लैंड में यह वाहन यानी गधा
सफ़ेद गधे वहाँ पर नहीं है। ऐसी बातें बताकर वह हमें चुप कर देता। धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में इस इकाई को आगे पढ़ेंगे। तब तक आपको इस इकाई के शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखना है।